सर आप म्यूट पे हो। सर माइक ऑफ है। Oh, I'm so sorry. So let's start with sum number 4 on page number 204. ठीक है, आज के लेक्चर में we will be completing two sums. तो ये फर्स्ट सम है ना, इट इज वेरी इजी. ठीक है, वेरी इजी मतलब चलो देख लेते हैं क्या है. क्या बोल रहे देखो, वीरेंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र, तो सब द्र वाले लोग वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1. ठीक है, तो ये वीरेंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1. ये है मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. There is a balance sheet given. Now directly last में आके पढ़ते हैं कि पूछ क्या रहा है, क्या बनाना है आपको. तो देखो यहाँ पर वो लोग ने दिया है प्रिपेयर मिस्टर वीरेंद्रस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बोले तो वही कैपिटल अकाउंट हमको बनाने का है. ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाने का, उसमें हमको दिखाने का है कि वीरेंद्र का एग्जीक्यूटर लोग को हमको कितना पैसा देने का बनता है. क्लियर है? इधर तक सबको समझ में आ रहा है? अभी मैं क्या चाहता हूँ कि तुम लोग है ना एक बार ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कि मैं तुमको 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ, एंड जहां जहां पर तुमको लग रहा है कि सर यहाँ पर कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन पेंसिल से वहां पर लिखना, एंड फिर हम डिस्कस करते हैं एंड लेट्स सी कि तुम्हारा सोच एंड मेरा सोच दोनों का सोच सेम है कि नहीं. ठीक है, एंड योर 5 मिनट्स टाइम स्टार्ट्स नाउ. मैं वेट कर रहा हूँ. ठीक है, सब लोग आराम से रीड करो, कहीं पर भी कैलकुलेशन लगा लिखो. तुम बोलेगा सर मेरे को इसमें डाउट है, डाउट अभी पूछो मत, क्योंकि हम लोग ईच एंड एवरी पॉइंट वी विल डिस्कस, तो तुम्हारा डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा. ठीक है, कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कर लो. चलो देख लेते हैं कितना अच्छे से सोचा है तुमने, जो भी तुमने थोड़ा बहुत किया रहेगा. लेट्स चेक. देखो क्या बोल रहा है, वीरेंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र रेशियो दिया है. कौन मर गया? वीरेंद्र मर गया. वीरेंद्र डाइड ऑन 31st August 2019. ओके, 31st August 2019 मतलब ये वीरेंद्र मरने से पहले ये साल में कितना महीना काम किया वो? अप्रैल से लेके अगस्त तक हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, अप्रैल से लेके अगस्त तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कितना आता है? अरे बोलो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. अगस्त क्यों काउंट कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो लास्ट डे पे मरा. तो 5 मंथ्स, 5 मंथ्स ये वीरेंद्र ने काम किया है. इसमें से वीरेंद्र कौन सा पार्टनर है? पहला वाला. तो उसका रेशियो क्या रहेगा? 3/6. 3/6. अगर तुम मैथमेटिक्स स्टूडेंट है तो 3/6 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2. ठीक है, बट हम कंफ्यूज नहीं करते, तो 3/6 ही रहने दो. तो 3/6 उसका शेयर है. आगे पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है. एंड द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट the event of death of Mr. Virendra, his executor is entitled to be paid out. तुम उसका एग्जीक्यूटर को क्या क्या देगा? बोलते हैं पहला तो तुम कैपिटल देगा, मतलब ये जो वीरेंद्र का कैपिटल है ना इधर 90,000, ये तुम उसको देगा. वो तो हम वैसे भी देते हैं, इन लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, हिज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट. दिख रहा है इधर रिजर्व फंड दिख रहा है क्या सबको? अरे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखो, रिजर्व फंड दिख रहा है क्या इधर सबको? 30,000. हाँ, तो बोलते हो 30,000 में से जितना वीरेंद्र का हिस्सा बनता है उतना हम उसको देंगे. तो रिजर्व फंड में वीरेंद्र का हिस्सा कितना रहेगा? 30,000 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज हिज शेयर? 3/6. तो 3/6 मतलब इसको जब तुम कैलकुलेट करेगा इट विल कम टू 15,000. तो 15,000 हमको उसको रिजर्व देना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? His proportion of profit to the date of death is to be based on the average profit of last 4 years. अभी तक पिछला लेक्चर्स में जो भी हमने सम किया था ना, उसमें क्या हो रहा था? proportion of profit was based on 1 साल का दे रहा था. इधर बोलते हैं पिछला साल 4 साल का एवरेज निकालो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरेज प्रॉफिट उसका हिस्सा, उसका प्रोपोर्शन उसको दे दो. तो लेट अस कैलकुलेट. अभी एवरेज निकालने के लिए हमारे पास प्रॉफिट होना जरूरी है. तो प्रॉफिट दिया है क्या? हाँ दिया है. देखो ना फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर नीचे हमको 4 साल का प्रॉफिट दे के रखा है. 40,000, बाद में 60,000, 70,000, 30,000. तो जरा हम लोग क्या करते हैं, उसका शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. तो उसके लिए हम बनाते हैं हमारा वर्किंग नोट नंबर 1. तुम लोग में से कोई भी कुछ लिखेगा नहीं, सिर्फ ध्यान से सुनेगा. तो पहला हम कैलकुलेट करेंगे शेयर इन प्रॉफिट.
अभी ये जो शेयर इन प्रॉफिट है, इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहला हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए वो प्रॉफिट क्या क्या था, 40, 60, 70, 30। तो 40,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 4। वाई 4? 4 years. 4 years। 4 years। ये देखो मैंने इधर के लिखा है ना, के, तो तुम लोग ऐसा के सब नहीं लिखने का, पूरा 40,000 लिखने का। तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट कुछ तो आएगा, मल्टीप्लाई बाय, ये नरेंद्र कितना महीना काम किया, 5/12। तो इतना महीना काम किया उसने, मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज हिज शेयर, हिज शेयर इज 3/6। तो नरेंद्र को शेयर इन प्रॉफिट कितना मिलेगा, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, दैट कम्स टू 50,000। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/12 मल्टीप्लाई बाय 3/6, दैट कम्स टू हाउ मच? प्लीज कैलकुलेट एंड लेट मी नो। बताओ जरा कितना आता है, कितना आता है, बोलो जरा फटाफट, कितना आता है? कैलकुलेट करो और चैट बॉक्स में डाल दो। कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में डाल दो तो मैं समझ जाऊंगा मेरे स्टूडेंट्स लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या इतना आ रहा है क्या, पॉइंट पॉइंट पकड़ के? 10,417, क्या इतना आ रहा है क्या? 10,417। तो कैलकुलेट कर रहे हो आप, करो करो, आएगा ना तो खाली एक थम्स अप डाल देना कि यस सर आया हमको 10,400। तो कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, इतना स्लो कैलकुलेशन एग्जाम में अरे तुम तकलीफ में आएगा। ओके, तो शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट मतलब हम लोग उसको किस में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये कहाँ कहाँ लिखा जाता है? पहला तो हम इसको लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, एंड दूसरा किधर लिखते हैं बोलो, अभी तक आ जाना चाहिए। परफेक्ट। दूसरा हम लिखते हैं असेट्स में, ब्रिलियंट। तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट एंड दूसरा हम लिखेंगे इसको असेट्स में। आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, गुडविल का भी शेयर देना। देखो, हिज शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन 2 years परचेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल कैलकुलेशन में, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो अगर तुम थोड़ा स्मार्ट है तो तुमको एवरेज प्रॉफिट वापस कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है। कहां पर, कहां पर? इधर किया ना, देखो 50,000 किया ना, हाँ, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया इधर। मैं डबल डबल मेहनत थोड़ी करते बैठेगा। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट इज 50,000। उसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है गुडविल कितना है। तो गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट multiply by number of years of purchase. What is number of years of purchase in this case? It is 2. 2 years। 2 years। तो यहाँ पर I will multiply it by 2। तो मेरा टोटल गुडविल ऑफ फर्म, मतलब तीनों का मिला के गुडविल इज 1 लाख रुपया। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन तीनों का गुडविल, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन किसका शेयर, वीरेंद्र शेयर इन गुडविल। तो उसका शेयर कितना रहेगा, इट विल बी 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3/6, उसका रेशियो दैट कम्स टू 50,000 रुपीज, डायरेक्ट इसका आधा। तो 50,000 रुपया हमको वीरेंद्र को गुडविल के नाम पे भी देना पड़ेगा। क्या इधर तक सबको समझ में आया? जो भी मैंने इधर अपने इतने ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखा है, क्या सबको समझा इधर तक? इफ एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। मैं एकदम स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ कि क्या बताऊँ, तुम वीडियो देख के भी ना सीख जाएगा, चला यार इतना ईजी है। डन, ओके, तो मेरा ये भी खत्म। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो फिफ्थ वन, मिस्टर वीरेंद्र हैज ड्रॉन 3,000 पर मंथ, देखो 3,000 हर महीना, टू द डेट ऑफ डेथ। देयर वाज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। अरे वाह, बोलते असेट में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, वेरी गुड। तो वीरेंद्र मरने तक 3,000 हर महीना निकाल रहा था। तो व्हाट इज द टोटल ड्रॉइंग्स जो वीरेंद्र ने किया, रुपीज 3,000 मल्टीप्लाई बाय, बोलो मरने से पहले कितना महीना जिंदा था? 5। टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज 15,000 रुपया। क्या ये सबको समझ में आ गया? इट इज सो सिंपल, वेरी सिंपल सम। एक्चुअली है ना, मैं इसको होमवर्क दे सकता हूँ, मैं बोल सकता घर पे करो।
लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला मैं सॉल्व करेगा, आई वॉन्ट एवरीबडी टू फोकस, फिर उसके बाद मैं तुमको वक्त देता हूँ, फिर तुम लोग आराम से बैठ के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या बनाना है, हमको बनाना है वीरेंद्र का कैपिटल। तो ये आ गया, मैं अपने एक्सेल शीट में इधर मैं डाल दूंगा वीरेंद्र। अरे यार ये क्या कैपिटल ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, ये आ गया वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट। और ऊपर सिंस हमको यही बनाने का है, हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी मेरा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, अभी तक जब भी हम ऐसा एक जन का कैपिटल अकाउंट बनाते थे ना, तो मैं तुमको बोलता था कि हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये केस में, ठीक है मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन डालता हूँ, क्या ये केस में हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, हाँ या ना? नहीं। नहीं। हाँ या ना? मैं रुका हूँ तुम्हारे जवाब के लिए। नहीं, तो बहुत लोग चिल्ला रहे नहीं सर नहीं बनाएंगे। क्या आप बता सकते हो रीजन क्या है नहीं बनाने का? लास्ट स्टेटमेंट में दिया देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्या बात वैल्यू है, ऑफ असेट। जबरदस्त जबरदस्त। लास्ट स्टेटमेंट में उधर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर जिन्होंने लास्ट स्टेटमेंट नहीं पकड़ा, देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। अरे जब आपका असेट एंड लायबिलिटी हिल ही नहीं रहा है तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाओगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? जब आपका असेट का वैल्यू ऊपर नीचे होता है। लेकिन इन दिस केस ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। तो ओनली थिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर इज पार्टनर्स कैपिटल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब मैं स्टार्ट करूंगा, तुम लोग सिर्फ ध्यान से सुनोगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, शुरू करते हैं। पहला चीज है उसको कैपिटल देना है हमको, तो कैपिटल पकड़ो, वीरेंद्र का कैपिटल है 90,000 रुपीज। तो चलो वीरेंद्र का कैपिटल यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू विल बी 90,000। कोई नहीं लिखेगा मेरे साथ, मेरे को फर्स्ट आने का है, कोई मेरे से आगे नहीं जाएगा। आगे हिज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व टिल द डेट, ठीक है वो भी हमने इधर कैलकुलेट कर दिया है। तो रिजर्व फंड हमको उसको देना है 15,000, तो देना है तो क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व फंड अकाउंट 15,000। नेक्स्ट हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, अभी ये प्रॉफिट एंड गुडविल, सर ये प्रॉफिट गुडविल दोनों हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। प्रॉफिट हमको देना है 10,417, तो जो प्रॉफिट हम देते हैं उसको हम नाम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अरे मैं हमेशा गलत करता हूँ, सस्पेंस अकाउंट एंड द वैल्यू इज 10,417। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो हमको देना रहता है, उसको प्रॉफिट का हिस्सा वो हो गया खत्म। नेक्स्ट हमको देना है गुडविल का हिस्सा, तो गुडविल का हिस्सा का भी हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो गुडविल अमाउंट दैट वी विल बी पेइंग हिम इज 50,000। तो चलो यहाँ पर क्रेडिट साइड में वी विल राइट बाय गुडविल अकाउंट एंड द वैल्यू विल बी 50,000 रुपीज, वैल्यू विल बी 50,000 रुपीज। नेक्स्ट है वीरेंद्र का ड्रॉइंग्स, तो डी फॉर ड्रॉइंग, डी फॉर डेबिट, लास्ट टाइम बताया था मैंने तुमको शॉर्टकट, डी फॉर ड्रॉइंग, डी फॉर डेबिट, डी फॉर डोंकी। तो ये यहाँ पर आएगा टू ड्रॉइंग्स 15,000। देखो सब शब्द का खेल है यहाँ पर है ना। अगर वो लोग ने ये पर मंथ PM नहीं लिखा होता तो तुम लोग टोटल ड्रॉइंग लिखते 3,000 ओनली। तो प्लीज मेक श्योर कि तुम ऐसा कोई सिली मिस्टेक एग्जाम में करके ना हो। यहाँ पर मंथ लिखा तुम 3,000 लिख के आया, यहाँ पर मंथ नहीं लिखा तुम मल्टीप्लाई करके आया। ऐसा कुछ भी है ना, एक्स्ट्रा कुछ करने जाना मत। तो जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले ध्यान से पढ़ने का। अभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का ना बहुत सारा इंपॉर्टेंस रहता है जो बहुत सारा स्टूडेंट्स को नहीं समझता है। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, देखो मैंने कैसे लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन के आजू बाजू में। तो तुम लोग के हाथ में भी ना एक पेंसिल होना चाहिए, या अभी एग्जाम में पेंसिल ही रहेगा, तो पेंसिल में ना उसको लिखने का कि ये कैलकुलेशन इधर है, ये एडजस्टमेंट पे एक टिक है, ये आइटम पे एक टिक है। जब तुम ये करोगे तो द चांसेस ऑफ योर क्वेश्चन गोइंग रॉन्ग इज रिड्यूस्ड। अगर तुम्हें नहीं करोगे, तुम सोचोगे मैं ओरली करूंगा, ठीक है मतलब मैं इतना स्मार्ट, मैं ओरली करेगा, तुम स्मार्ट है नो डाउट, लेकिन ओरली करने का ना देयर इज पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाता है दैट यू विल कमिट सम और द अदर मिस्टेक। तो वो नहीं करने का, ठीक है जितना तुम ध्यान से कर सकते हैं उतना ध्यान से करो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये कैलकुलेशन किया, ठीक है ये कैलकुलेशन किया, ये अमाउंट लिखा, मैं डायरेक्ट उड़ी मार दिया नेक्स्ट कैलकुलेशन पे। ऐसा एग्जाम में नहीं करने का।
चेक करने का कि तुमने कैलकुलेशन किया ना, वापिस एक बार रीचेक इधर ही करो, इट विल हार्डली टेक 30 सेकेंड्स। चेक करो कि क्या तुमने मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो भी करना था वो तुमने बराबर किया है कि नहीं। ये छोटा छोटा चीज है ना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। तुमको लगेगा सर क्या बोल रहा हूँ, देखो मेरा हिसाब सिंपल है, 100 on 100 लाना इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन 99 on 100 लाना इज इजी। फर्क है सिर्फ एक मार्क का, लेकिन वो एक मार्क के लिए ना यू शुड बी एट योर बेस्ट। अभी बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर जो ऐसा रहता है, मैं 10th में सर 95 निकाला है, 10th में मेरा 94 आया है, ठीक है, तुम बीके में फुल लाके दिखाओ, तुम बीके में तुम्हारा कॉलेज का एग्जाम में, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में फुल लाके दिखाओ, मैं मान जाएगा कि बहुत कम स्टूडेंट्स को फुल आता है। वो फुल इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो लोग कोई ना कोई तो सिली मिस्टेक कर डालते हैं, ठीक है, वो अलग मजा है। मतलब तुम फुल लाएगा ना तो तुमको ऐसा लगा अरे सही मैंने फुल निकाला, और वो आ जाता है। लाइक अभी तो तुमको दुनिया भर का वीडियोस भी मिलता है, तुम चाहिए वो वीडियो देख सकता है, दुनिया भर का ऐप है जो तुमको फ्री में पढ़ा रहा है। खाली पढ़ने वाला लोग नहीं है। अभी जब मैं सीए कर रहा था ना, अगर टीचर ने कुछ बोला और समझ में नहीं आया तो गया तो दोस्तों को पूछो, ये दोस्त लोग ही है ना, एक यूट्यूब था, दोस्तों को पूछो, उन लोग से सीखो। लेकिन अभी क्या है, इंटरनेट के जमाने में ना मजा आ गया, तुमको सब कुछ मिलता है, लेकिन लोग रेडी नहीं है मेहनत करने के, ठीक है, वैसा सिचुएशन है। तो मेक श्योर कि तुम लोग है ना छोटा छोटा चीज पे ध्यान रखो ताकि तुम्हारा गलती ना हो। तो ड्राइंग हो गया 15,000, खत्म हो गया सब, मेरा कुछ है ही नहीं अभी इसके बाद। तो अभी मुझे क्या करना है, डायरेक्ट जो एग्जीक्यूटर को जो पैसा देना है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, तो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट एनी वैल्यू कैसा आएगा इसका टोटल, ठीक है, मैं डायरेक्ट मार रहा हूँ, मैं मतलब मेरे को एक सामने लिखना है 1,65,417। तो ये टोटल यहाँ पर 165,417, ये टोटल यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आएगा दैट विल 1,50,417। So this is the amount that will be paid to the legal executors of वीरेंद्र, एंड मेरा सम हो गया खत्म। इतना इजी सम बताओ। अब ये डेथ का सम अगर एग्जाम में 10 मार्क के लिए आएगा, ये चिंदी सम जब आएगा क्या मजा आएगा तुमको सॉल्व करने, सोचो ना। वो रिटायरमेंट भी है ना, फिर भी है ना बड़ा है, मतलब अपना गुडविल जैसे है, गुडविल नहीं एडमिशन ऑफ पार्टनर जैसे है, जहाँ पर ना तुमको बहुत सारा बनाना पड़ता है। डेथ बहुत सिंपल है, तो इसके लिए ना मैं बोलता हूँ ये करो, बहुत इजी चैप्टर है। वो डिफिकल्ट चैप्टर को छोड़ो, डिफिकल्ट मतलब वो लेंथी चैप्टर को छोड़ के सिंपल चैप्टर खत्म करो। तो इतना तुमने कर लिया, या तुम वीडियो भी देखा ना बार बार तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। मैं बोलते रहूंगा ना उसमें, तुम कितने बार बोल सकते, सर वापिस बोलो, लेके जाओ पीछे, मैं वापिस बोलूंगा, वापिस बोलो, वापिस बोलूंगा, मजा है तुम्हारा, ठीक है। चलो कर लो सम खत्म। अभी देखो सम खत्म करने जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो कॉपी मत मारना, कोशिश करो कि तुम खुद से कर रहे हो। सर हम लोग खुद से करते हैं, कैलकुलेशन भी खुद से करते हैं, मैं कैलकुलेशन रख रहा हूँ स्क्रीन पे, लेकिन तुम लोग खुद से करने का कोशिश करो, ऑलवेज ट्राई। तो ये है तुम्हारा सम का कैलकुलेशन। ये 19 और 100 सब मत लिखो, ये अभी फिलहाल जरूरत नहीं, ठीक है, कर लो। चलो स्टार्ट। तो ये सम नंबर 5, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं बोर्ड पेपर सेटर रहूंगा ना तो मैं ये क्वेश्चन डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोर्ड पेपर सेटर रहूंगा तो मैं ये क्वेश्चन डालूंगा क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। स्टार्ट। तो क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से, फुल कॉन्सेंट्रेशन। देखो, द बैलेंस शीट ऑफ सोहन, रोहन, मोहन who were sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 are as follows। यहाँ पर मेरे को एक बैलेंस शीट देके रखा है। अभी बैलेंस शीट दिया है, उसका नीचे एडजस्टमेंट है, लास्ट में क्या पूछा है देखो जरा, वो देखते हैं हम लोग, क्या बनाने का क्या है। ये बोल रहे हैं प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसी एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं, तीनों का। इसका मतलब जो हम लोग ये करते थे देखो, पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पर ये हमको बनाना है, तीनों का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये सिंपल, इधर तक समझ में आया ना सबको। अभी आगे देखते हैं करना क्या। आगे क्या बोल रहा है देखो, रोहन डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2019। इफ रोहन डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2019, रोहन मरने से पहले कितना महीना काम किया, जरा आराम से कैलकुलेट करके बोलो, कोई गाय नहीं करेगा, ठीक है, आराम से। 6 months. 6 मंथ्स कैलकुलेट करने करेगा तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर हम नहीं काउंट करेंगे बिकॉज अक्टूबर का फर्स्ट को वो मर गया, फर्स्ट को मर गया तो हम लोग को काउंट नहीं करते। तो ये रोहन मरने से पहले 6 महीना उसने यहाँ पर काम किया। पॉइंट वेरी सिंपल। चलो अभी क्या बोल रहे हैं देखो, पार्टनर्स कैपिटल है, मतलब तीनों का हमको बनाने का। तो अभी करना क्या है, लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। मैं क्या करता हूँ,
ये ऊपर नीचे स्लाइड करने से अच्छा है ना, तुम लोग भी अपने सामने टेक्स्ट बुक रखो, मैं भी अपने सामने एक टेक्स्ट बुक रखता हूँ, तो क्या हो दोनों को बराबर समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। तो फर्स्ट बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000 रुपीज। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000, इसका मतलब टोटल गुडविल ऑफ फर्म इज 30,000। अभी 3 पार्टनर लोग हैं, 3 पार्टनर है तो तीनों को गुडविल जाएगा ना, तो तीनों को कितना कितना गुडविल जाएगा वो हम जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमारा सम नंबर 2 का जो वर्किंग नोट है मैं आराम से सॉल्व करूंगा, तो प्लीज मेक श्योर कि आपका पूरा ध्यान उसमें रहे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो हम कर रहे हैं उसका वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल का कैलकुलेशन। तो गुडविल के नाम पे दे रहा है कितना पार्टनर, 3 पार्टनर लोग हैं, तीनों का हमको करने का। कौन कौन है, इधर जाओ, सोहन, रोहन, मोहन। तो मैं इधर ऐसा शॉर्टकट में लिखता हूँ सोहन, और नेक्स्ट कौन था, ऑर्डर में लिखते हैं रोहन एंड मोहन, रोहन, मोहन। एंड इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2:1। तो 3:2:1। What is the total value of goodwill? Total value of goodwill given to us is 30,000 rupees. Clear? तो ये जो 30,000 रुपीज का जो गुडविल है ये हमको तीनों में बांटना है। तो कैसे बटेगा, तो पहले वाले को कितना मिलेगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6। दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6। एंड तीसरे वाले को कितना मिलेगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो फर्स्ट वाले का कैलकुलेशन इट विल बी 15,000 रुपीज, दूसरे वाले का कैलकुलेशन 10,000 रुपीज, एंड थर्ड वाले का कैलकुलेशन के हिसाब से इसको गुडविल में मिलेगा 5,000 रुपया। क्या सबको समझ में आया इधर तक जो मैंने बोला? इफ यस गिव मी अ थम्स अप, इफ यस गिव मी अ थम्स अप। तो ये तीनों का गुडविल हमको तीनों में बांटना पड़ेगा। वो कैसा, मतलब क्या लिखने का है वो सब बाद में देखेंगे। गुडविल हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड में तीनों का नाम के सामने हमको एक एक गुडविल का वैल्यू डालना पड़ेगा, वो हम बाद में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, एक काम करता हूँ, रुको, ये ना मैं सॉल्व करता हूँ, तुम लोग मत करना, प्लीज जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, सोहन, रोहन, मोहन, तो मैं ये सॉल्व करता हूँ एंड तुम लोग सिर्फ देखो। मैं इधर शॉर्ट में नाम लिखता हूँ लोग का, सोहन, मोहन, सोहन, मोहन। तो अभी हम लोग जब इसको गुडविल देंगे तो गुडविल हम लिखेंगे इधर बाय गुडविल अकाउंट, एंड वैल्यू विल बी 15,000, 10,000 एंड 5,000। ये हमने जस्ट कैलकुलेट किया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन है ना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन तुमको एडमिशन में भी आ सकता है, किधर भी आ सकता है। ये क्या बोल रहा है, देखो, द लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। अभी यहाँ पर 100% स्टूडेंट लोग रॉन्ग करेगा, तुमको देखना है। चलो बताओ मेरे को, लैंड एंड बिल्डिंग कितने से कम हुआ है, कितना वैल्यू कम हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग किधर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, देखो, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी, बताओ 40,000, 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग 20% अंडर वैल्यूड, मतलब कितना अंडर वैल्यूड है, 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज अंडर वैल्यूड है। किया गलती, मैं बोला ना तुम लोग गलती करेगा, मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सर रहा हूं? अंडर वैल्यूड अमाउंट इधर दिया है, मतलब हम लोग को उसका ज्यादा अमाउंट लिखने का। नहीं, वो बराबर है, वो बराबर है। अरे मेरे बात तो सुनो, ये बोल रहे हैं कि जो लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है ना 40,000, ये वो लोग ने कम बताया, तो हम लोग ऐसा कम ज्यादा नहीं बता सकते। जो करेक्ट वैल्यू है करेक्ट वैल्यू बताना पड़ेगा। तो अगर तुम कम बता रहे तो हमको वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन अब कितने से इंक्रीज करेगा मैं वो वैल्यू पूछ रहा हूँ। व्हाट विल बी द वैल्यू विथ विच तुम ये लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करेगा? कितना, 40,000 का 20%, राइट? बोलो रे, 40,000 का 20% क्या? कितना लोग को लगता है हाँ सर 40,000 का 20%? ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अभी मेरा बात बहुत गौर से सुनना। मैं जो भी बोलूंगा ना शायद वो रिपीटेटिव भी हो सकता है, बट वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए। अभी ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे को, यहाँ पर बोला लैंड एंड बिल्डिंग, पहला मशीनरी को बाजू में रखो, लैंड एंड बिल्डिंग का बात करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर दिया है 40,000। पहला इसका मीनिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड, मतलब ये जो वैल्यू मैंने लैंड एंड बिल्डिंग का बताया हुआ है ये वैल्यू हमने 20% से कम बताया है। जब भी आप कोई भी असेट को रीवैल्यू करते हो, असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो तुमको उसका करेक्ट वैल्यू दिखाना होता है।
ठीक है, आप लोग कम भी नहीं बता सकते, आप लोग ज्यादा भी नहीं बता सकते। तो यहाँ पर वो कम बता रहा है, तो हमको करेक्ट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने कम बताया ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर कितने, मतलब क्या नंबर से हम उसको, मैं था ये लैंड एंड बिल्डिंग पे, तो लैंड एंड बिल्डिंग वॉज अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो जब भी हम लोग ये अंडर वैल्यूड वगैरह का करते हैं ना सब, तो जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था डिस्ट्रैक्शन के टाइम पे, तो अंडर वैल्यूड जब भी वैल्यू आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा लैंड एंड बिल्डिंग का ये जो 40,000 का वैल्यू है ना, ये 20% उसने कम बताया। तो अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि लैंड एंड बिल्डिंग का एग्जैक्ट या करेक्ट वैल्यू इज 100%, ठीक है, जस्ट तुम्हारे समझने के लिए, अगर मैं बोलता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग का एग्जैक्ट एंड करेक्ट वैल्यू इज 100, तो अगर मैं बोलता हूँ इट इज अंडर वैल्यूड बाय 20, तो इसका मतलब वो वैल्यू कितना बता रहा है, वो 80 बता रहा है। क्या ये समझ में आया तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? ये समझा क्या? मतलब हम लोग 100 क्यों ले रहे हैं सर, वाई नॉट 40, वाई नॉट 50, वाई नॉट 60? फिर तुम 40, 50, 60 सब लेगा ना, तो उसका तुमको 20% वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा और डिफिकल्ट होगा। तो वो डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए हमेशा क्या लेने का, 100। तो अगर मैं बोल रहा हूँ अंडर वैल्यूड बाय 20, तो इसका मतलब क्या है, देखो मैं तुमको है ना फुल समझाता हूँ। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ अंडर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू था 40,000 रुपया, 40,000 ही था ना, हाँ 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है 40,000। इसका मतलब ये जो 40,000 रुपया का जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो 40,000 है, दिस इज 80%। समझ में आ रहा है? बिकॉज इट इज अंडर वैल्यूड ना, तो इट इज 100 माइनस 20, 80%। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि वो जो 20 का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे, तो इसका कैलकुलेशन होगा 40 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 80, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। तो जब तुम x का वैल्यू कैलकुलेट करेगा, तो द वैल्यू ऑफ x विल बी ₹10,000। क्या तुमको समझ में आया क्या मैं क्या बोला? 10 ही आता ना, एक मिनट रुको, हाँ बराबर 10,000। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वापिस एक बार बोलता हूँ, फिर से एक बार सुनो मेरी बात। देखो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 40,000, ये 40,000 बोलता है इट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो इसका मतलब ये वैल्यू इज 80 हो गया। तो हमको चाहिए कि वो 20 का जो डिफरेंस है वो है कितना, दैट इज x। तो इसको जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कैसे आएगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 80। तो x को एक साइड में रखो, तो तुम्हारा कैलकुलेशन विल बी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 80। यही सेम कैलकुलेशन एंड मेरा वैल्यू विल बी 10,000, मतलब 10,000 हम उसमें ऐड करेंगे। क्या तुमको ये मेरी बात समझ में आई? अगर मैं सपोज, चलो इसको थोड़ा और बोलता, अगर मैं बोलता कि इट इज अंडर वैल्यूड बाय 15%, तो तुम ये 80 के जगह पर क्या लिखते हैं यहाँ पर? तो तुम 80 की जगह पर क्या लिखते? अंडर वैल्यूड बाय 15% रहेगा, तो 80 की जगह पर क्या लिखते? बराबर 85 लिखते। अगर मैं बोलता इट इज अंडर वैल्यूड बाय 25%, तो तुम 80 की जगह पर क्या लिखते? तो तुम 80 की जगह पर क्या लिखते? 75। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। चलो अगर मैं इसको उल्टा बोलता, अगर मैं बोलता इट इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो ये 80 की जगह पर तुम लोग क्या लिखते? बोलो, ये 80 की जगह पर तुम लोग क्या लिखते? 120। समझ में? सबको समझ में? अभी ये है इसके पीछे का लॉजिक। ये 80 अगर 40, मतलब 40,000 इज 80, तो 20 विल बी हाउ मच? तो अगर तुमको इसको बायट करना है ना, तो वो थोड़ा अजीब है, तो फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा। एंड मैं नहीं चाहता मेरा स्टूडेंट लोग फॉर्मूला पढ़ के याद करे, लॉजिकली पढ़ने का, तो इट बिकम्स वेरी इजी। तो ये जो मैं अभी अंडर वैल्यूएशन ऑफ लिखा ना, इसको मैं वापिस यहाँ पर लिखता हूँ, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ अंडर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो जो 40,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है वो 80 वैल्यू है। ये 80 कैसे आया? 100 माइनस 20। तो हमको ढूंढना है कि 20 का वैल्यू कितना रहेगा। तो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये मैं पूरा एकदम सिस्टमैटिकली लिखता हूँ, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 80 इंटू एक्स। तो यहाँ पर आएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल्स टू एक्स। तो हम बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू है 10,000 रुपया, मतलब 10,000 रुपया से हमने लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू को कम बताया हुआ है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके साथ ही देखो मशीनरी भी था। मशीनरी वॉज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20। तो मशीनरी का वैल्यू किधर है? इधर मशीनरी है 80,000 रुपया। तो चलो मशीनरी का भी सेम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, अंडर वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी 80,000। तो ये अपना हो गया 80%, क्योंकि 20 से ही कम है, तो हमको ढूंढना है 20 कितना। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर विल बी 80,000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 80 इंटू एक्स। तो x will be equal to 80,000 into 20 divided by 80. So that comes to 1,000 into 20. That comes to 20,000 rupees. ठीक है, वेरी क्लियर, सबको समझ में इधर तक, सबको समझ में तो तम तक सिंपल है सर, समझ में तम तक ओके। तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा हो गया, कैलकुलेशन हो गया। इसको क्या करने के, कैसे करने के हम लोग बाद में देखेंगे। तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट नंबर 2। नेक्स्ट क्या बोल रहे थे वो, इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 60,000 रुपीज। बोलते इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 60,000 कर दो। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट 40 है, वो 60 हो जाएगा। तो मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है? बोलो, मैं वेट कर रहा हूं, मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है? तुम लिखना पड़ेगा तुमको चैट बॉक्स में, प्रॉफिट है कि लॉस है। इट इज प्रॉफिट फॉर मी, वेरी गुड। तो ये मेरा प्रॉफिट है 20,000 का, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000। बोलते हैं जो स्टॉक है उसको 5,000 से कम कर दो। स्टॉक का वैल्यू 5,000 से कम कर दो। तो अगर मैं स्टॉक का वैल्यू 5,000 से कम करूंगा तो मेरा स्टॉक का वैल्यू कितना आना चाहिए? 85,000। तो स्टॉक का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है तो सिर्फ एल लिखो, प्रॉफिट है तो सिर्फ पी लिखो। प्रॉफिट है कि लॉस है? तो इट इज लॉस फॉर, ब्रिलियंट। नेक्स्ट देखो, ये भी कुछ नया, एकदम नया। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स मतलब प्रोडक्शन राइट, इट इज एन इनटेंजिबल एसेट। बोलते हैं ये जो तुम्हारा 12,000 का पेटेंट है, अभी इसका कुछ वैल्यू भी नहीं रहा, मतलब नाउ उसका वैल्यू इज 0। तो इफ पेटेंट्स आर वैल्यूलेस मतलब मेरा असेट का वैल्यू हो गया कम। तो अगर मेरा असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? बताओ। इट इज लॉस फॉर मी। तो ये जो मेरा है इट इज लॉस फॉर मी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कभी आया नहीं, ऐसा कुछ भी आ सकता है। गुडविल इज वैल्यूलेस, इसका मतलब इट इज लॉस, गया पूरा का पूरा गुडविल खत्म। नेक्स्ट 6th वन, ये भी थोड़ा अलग है। देखो फर्स्ट टाइम रीड करने पे ना तुमको तुरंत समझ में नहीं आएगा। ये क्या बोल रहा है, मिस्टर रोहन was entitled to share in the profit up to the date of death and it was decided that he may be allowed to retain his drawing as share of profit. Rohan's drawing till the date was 25,000. क्या इसका मतलब, जरा पढ़ के मेरे को समझाओ। अगर तुमको समझ में आए तो चैट बॉक्स में डालो, सर मेरे हिसाब से ना इसका मीनिंग ये है। पढ़ो, देखो एग्जाम में तो क्या करेगा, क्या चीज है, क्या बोलना चाह रहा है, जरा देखो और मेरे को बताओ क्या लगता है। Rohan was entitled to share in profit up to the date of death and it was decided that he may be allowed to retain his drawing as his share of profit. Rohan's drawing till the date of death was 25,000. What does it mean? कौन बताएगा क्या मीनिंग है इसका? राइट। अपना देखो ये आरडीडी भी बचा है, ये अपन कर लेंगे बाद, सॉल्व करने वाले हम देख लेंगे। आरडीडी डेटर से लेस एंड लॉस। चलो ये 6th वन का क्या करने का बताओ। ये 6th एडजस्टमेंट कौन बोलेगा मेरे को, क्या है इसका मतलब? 6th एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है? ठीक है, वेट कर रहा हूँ, सोचो सब लोग सोचो। 6th एडजस्टमेंट का मीनिंग कोई बोलेगा? एनीवन रेडी विथ द आंसर? ओ सुपर्ब, ब्रिलियंट आंसर, समर्थ आमरे। ठीक है, समर्थ आमरे ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। तो समर्थ आमरे बोलता है कि सर देखो यहाँ पर है, ये जो वर्ड है ना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि सर उसका जो शेयर इन प्रॉफिट है वो वैल्यू एंड उसका ड्रॉइंग्स का वैल्यू दोनों इक्वल है। मतलब उसका ड्रॉइंग्स एंड शेयर इन प्रॉफिट का दोनों का वैल्यू इक्वल है। एंड वो वैल्यू कितना है? वो वैल्यू है 25,000।
मतलब ड्राइंग्स हम लिखेंगे 25,000 एंड उसको शेयर इन प्रॉफिट भी हम देंगे 25,000 ओनली, वहां पर लिखा हुआ है वैसे, ठीक है, कि उसका ड्राइंग्स एंड उसका शेयर इन प्रॉफिट बोथ विल बी सेम। तो शेयर इन प्रॉफिट अगर तुमको याद रहेगा वो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, एंड हम वहां पर अकाउंट यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, एंड ड्राइंग्स डी फॉर डेबिट, ये हम लिखते हैं डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर। देखो यहाँ पर बहुत सारा एडजस्टमेंट्स है, तो इसमें से एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 5 एंड एडजस्टमेंट नंबर 6 आर इम्पोर्टेंट। तो इसको तुमको ध्यान से करना है ताकि एग्जाम में कभी आए तो तुम लोग कोई गलती ना करो। अभी वैल्यू देखो इधर ही, अगर सेकंड का बात करता हूँ, वैल्यू कम बताया तो अभी मैं वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा ना, इंक्रीज कर दूंगा तो मेरे लिए प्रॉफिट। क्या इधर तक सबको समझ में आया? इफ यस थम्स अप। मैं इसके लिए बहुत स्लो पढ़ा रहा था और बीच में देयर वाज सम डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, समझ में आया? ओके ग्रेट। तो ये समझ में आया, तो हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड पार्टनर्स कैपिटल जो इस तरह दिखेगा। जरा बनाओ ना, सॉल्विंग साथ में करते हैं, बना दो फटाफट। तो एक गुडविल का तो हमने ऑलरेडी कर दिया था, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ, ओ मैं बोलने भूल गया, पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ हमको है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि सर इधर प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है ना मशीन में, ऊपर नीचे हो रहा है वैल्यू। तो तुम लोग रुको, मैं पहले सॉल्व करता हूँ, फिर तुम लोग देखे कॉपी कर लेना। तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी अंडर वैल्यू था, अभी हम उसका वैल्यू इंक्रीज करने वाले हैं। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 से बढ़ेगा, मशीनरी 20,000 से बढ़ेगा, तो दोनों मेरा प्रॉफिट है। तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज, कितना वैल्यू था, क्या कैलकुलेशन का वैल्यू था, लैंड एंड बिल्डिंग 10 एंड मशीनरी 20। तो लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 एंड मशीनरी बाय मशीनरी अकाउंट 20,000, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, मशीनरी 20,000, ये दोनों मेरा प्रॉफिट है, तो मैंने इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया क्योंकि इसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। आगे इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 60,000, तो इन्वेस्टमेंट 40 था, अभी मुझे 60 करना है, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बाय 20,000, तो इट इज प्रॉफिट फॉर मी। सिंस इट इज प्रॉफिट फॉर मी, आई विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000, बोलते हैं स्टॉक का जो वैल्यू है वो 5,000 से कम करो। तो स्टॉक का वैल्यू अगर कम कर रहा हूं मैं तो मेरे लिए लॉस है, तो लॉस है तो डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू स्टॉक अकाउंट 5,000। ये लॉस एंड बाद में ये प्रॉफिट, ये सब तुमको ना लिखने का जरूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आगे नेक्स्ट है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस मतलब ये हो गया मेरा 12,000 का लॉस, तो 12,000 का लॉस, तो मैं इधर लिखूंगा टू पेटेंट्स 12,000। नेक्स्ट हमने क्या सीखा था? ये रोहन वॉज एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट इट वॉज कैलकुलेटेड, मतलब इसका सिंपल मीनिंग ये था कि इसका शेयर इन प्रॉफिट एंड उसका ड्रॉइंग दोनों 25,000 रुपया है, ठीक है। तो शेयर इन प्रॉफिट ड्रॉइंग 25 है, तो चलो अपन कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, एंड यहाँ पर शेयर इन प्रॉफिट है तो हम इधर लिखेंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, एंड रोहन के कॉलम में 25,000, एंड रोहन का ड्राइंग इज ऑल्सो 25,000, तो ड्राइंग डेबिट साइड, तो टू ड्राइंग अकाउंट रोहन 25,000, ठीक है। तो ये है मेरा सबसे खास एडजस्टमेंट, जहां पर वो बोल रहा है कि उसका शेयर इन प्रॉफिट एंड उसका ड्राइंग आर सेम। आई होप ये इधर तक सबको क्लियर है, सबको समझा? थम्स अप, सबको समझ में आ गया इधर तक? थम्स अप, ग्रेट। तो ये मेरा सारा एडजस्टमेंट इज कंप्लीटेड। अभी जरा बैलेंस शीट पे जाते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट का कोई आइटम इधर आएगा क्या।
असेट से देख लेते हैं हम लोग, बैंक नहीं आता है, बैंक जाता है असेट में, तो ये नहीं, डेटर नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कंप्यूटर स्टॉक, पेटेंट, ये सब अपना असेट वाला आइटम है, ठीक है, ये असेट्स में ही जाएगा। अभी लायबिलिटीज में आओ, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर, ये हमारा एंड लायब, ये बैंक बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये चारों का चारों विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय लायबिलिटीज। जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमॉन्ग ऑल द 3 पार्टनर्स। कौन सा रेशियो, 3:2:1। तो जनरल रिजर्व है 27,000, तो ये जनरल रिजर्व हम यहाँ पर बांट देंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। 27,000 will be distributed in the ratio 3:2:1। तो कितना कितना आएगा, जरा कैलकुलेट करके बताओ। अरे देखो हम लोग, देखो वापिस करते करते है ना, आरडीडी भूल गया, देखो ऐसा हो जाता है। देखो यहाँ पर आरडीडी 10% ऑन डेटर, तो 10% ऑन डेटर जो आरडीडी है, तो डेटर का 10% मतलब 30,000 का 10% दैट इज 3,000। तो यहाँ पर अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर आरडीडी भी आएगा, टू आरडीडी अकाउंट वैल्यू विल बी 3,000 रुपीज। ये अपना हो गया डेटर का काम खत्म। फिर उसके बाद ऊपर आओ, ऊपर ये जनरल रिजर्व जो हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, मतलब फर्स्ट वाला जो रहेगा कौन है, सोहन, उसको कितना मिलेगा, 27,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6। एंड उसके बाद रोहन को कितना मिलेगा, 27,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6। एंड मोहन को कितना मिलेगा, 27,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। जरा कैलकुलेट करके वैल्यू निकालो किसका कितना आता है। तो क्या तुम लोग को ये वैल्यू आया 13,500, 9,000 एंड 4,500? इफ यस थम्स अप। क्या ये वैल्यू आया? वेरी गुड। तो 13,500, 9 एंड 4,500 ये हमारा आएगा जनरल रिजर्व। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कैपिटल का वैल्यू। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 2020 ये हमारा यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। $20,000 डन। तो ये अपना सारा सम यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट, कुछ बाकी नहीं है, ठीक है। ये बैड डेट्स, ये डेटर का हम भूल रहे थे, वो भी हमने कर दिया। तो सम हो गया कंप्लीट। अब इसको क्लोज कैसे करना है, क्लोज करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। करो जरा, देखो तुमको आता है क्या, ट्राई करो, सम कंप्लीट करो फटाफट। अभी तुमने देखा ना कैसे कैसे करना है, कर लो जरा जल्दी जल्दी, चलो।
ठीक है, जरा ध्यान दो देखो, तो ये मेरा है ना प्रॉफिट आया यहाँ पर 15, 10, 5। ये प्रॉफिट को मैं पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ लेके गया 15, 10 एंड 5। अभी मेरे को ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, तो इसमें से एग्जीक्यूटर को किसका पैसा मिलेगा? सिर्फ ये रोहन का, क्योंकि रोहन मर रहा है, ठीक है। बाकी सोहन एंड मोहन का क्या आएगा में टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट में जाएगा, बट हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे। तो जरा रोहन का एग्जीक्यूटर को कितना देने का ना कैलकुलेट करते हैं। तो रोहन का यहाँ पर टोटल वैल्यू आता है 74,000। तो यहाँ पर आएगा 74,000। 74,000 में से 25 माइनस होएगा तो तुम्हारा वैल्यू विल रिमेन 49,000। तो दिस वैल्यू विल बी ट्रांसफर्ड टू रोहन्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। एंड जो बाकी पार्टनर लोग हैं उनका जो बैलेंस रहेगा वो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन में। तो बैलेंस कैरिड डाउन बहुत इजी है, डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, तो माइनस करने के लिए कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर 63,500 यही वैल्यू इधर भी आएगा 63,500। अभी बैलेंसिंग तो तुमको आता है, बैलेंसिंग में सिखाते ना बेटेगा। इट इज अज्यूम कि 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट को बैलेंसिंग आता है, ठीक है। 34,500 एंड इसका बैलेंस विल ऑल्सो भी 34,500। सम खत्म। आई होप तुमको ये सब समझ में आया। कितने लोग को समझा ये सब? समझ में आ गया? ये इजी सम एंड एन इम्पोर्टेंट सम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये सोल्यूशन मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। इसका वर्किंग नोट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो बोलूंगा कि मैं वर्किंग नोट रखता हूँ सामने, ठीक है। तो तुम लोग कोशिश करो सम खुद से करने का, तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ मैं बराबर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट का फुल पेज मैं तुम्हारे सामने रखा हूँ, तुम इसको जूम इन जूम आउट करके देख सकते हो। ये फुल पेज तुम्हारे सामने, खुद से करने का ट्राई करो। आई होप अभी तक सबने लिख लिया रहेगा। क्या सबने लिख लिया ये सब? लिख लिया? चलो, दैट्स इट फॉर द डे। तो अगर तुम लोग ये लेसन में देखोगे ना, तो ये लेसन में जो हम लोग का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसका हमने सारा सम कंप्लीट कर दिया। अभी नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम लोग इसका है ना सॉल्व एग्जांपल करेंगे। सबका सब नहीं करूंगा मैं, जो मेरे को लगा कि बहुत सिंपल है और मेरे स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो मैं तुमको दे दूंगा। तो सिलेक्टेड सॉल्व एग्जांपल मैं करूंगा, बाकी सब तुमको करना है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द डे माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। मेरा आवाज आया ना सबको? आवाज आया क्या? thumbs up तो दो भाई, हो जाना। ओके फाइन, थैंक यू, गुड नाइट।